हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त मुजम्मिल अहमद सिद्दीकी आपके अपने मिस्टर बुल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमने टॉपिक रखा है आईपीओ को हमने दो पार्ट्स यानी दो वीडियोस में डिसाइड किया है। दो वीडियोस में हमने इसको बनाया है। बेसिक कंसेप्ट, कंपनी मार्केट में क्यों आती है, कब आती है, किस तरह से आती है, उनको फंड रेजिंग कब और कितनी लगती है, इन सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी। उससे पहले आप सभी ने इस वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस पड़ाव पर एक सवाल का जवाब जानना जरूरी हो जाता है और वो सवाल, आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। ये समझने से पहले कंपनी शेयर बाजार में क्यों आती है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी कैसे बनती है, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। इससे पहले कि इस सवाल का जवाब दे कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जानना और समझना होगा। जैसे कभी भी किसी भी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और इस एग्जाम्पल को अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं ताकि कि बिजनेस यानी कारोबार और फंडिंग यानी पूंजी जुटाने की सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बनता है और बढ़ता कैसे है, ये सब सही तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लेते एक बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत बड़े बिजनेस का आइडिया है। उस बिजनेसमैन को यकीन है कि ये कारोबार सफल होगा। वो इस आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए बहुत एक्साइटेड है और वो आइडिया है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य यानी फ्यूचर में जो व्हीकल वगैरह चलने वाली है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। जैसा कि बाकी बिजनेसमैन के साथ होता है, कुछ भी करने से पहले उनके पास भी एक सवाल होगा कि इस कारोबार के लिए पैसा कहां से आएगा। मान लीजिए कि उसके पास बिजनेस चलाने का अनुभव ही नहीं है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो इस आइडिया में निवेश कर सके या पैसा लगा सके। तो वो क्या करेगा, वो अपने परिवार वालों की मदद लेगा, रिश्तेदारों या फिर दोस्त की मदद लेगा। वो बैंक में एप्लीकेशन भी कर सकता है लोन के लिए, लेकिन इस पड़ाव पर यह अच्छा विकल्प ऑप्शन नहीं होगा। फिर मान लेते हैं वो अपनी जमा पूंजी सेविंग्स को यहाँ पे लोड कर देगा, साथ ही अपने दो दोस्तों को कारोबार में पैसा लगाने के लिए मना लेता है। ये दो दोस्त कारोबार में कमाई शुरू होने से पहले पैसा लगा रहे हैं और एक बिजनेसमैन पर दाव लगा रहे हैं। ऐसे हालात में इन दोनों दोस्तों को एंजल इन्वेस्टर कहा जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो पैसा एंजल इन्वेस्टर लगाते हैं वो कर्ज नहीं होता, बल्कि कारोबार में निवेश होता है यानी इन्वेस्टमेंट होता है। अब मान ले कि प्रमोटर जिसका बिजनेस आइडिया है और एंजल इन्वेस्टर ने मिलकर 5 करोड़ रुपए पूंजी जोड़ी है। इस पूंजी को कहेंगे सिट फंड। ये सिट फंड प्रमोटर के बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि कंपनी बैंक अकाउंट में रखी जाती है। जैसे ही ये सिट फंड कंपनी बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, इस पैसे को कंपनी इनिशियल शेयर्स कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इस सीड निवेश के बदले तीनों हिस्सेदारों प्रमोटर, दो एंजल इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि तीनों का कंपनी पे मालिकाना हक है या ऑनरशिप कहा जाता है। अभी कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए है, यही कि कंपनी की पूरी एसेट्स है। कंपनी की वैल्यूएशन भी 5 करोड़ रुपए है, इसी कंपनी की वैल्यूएशन भी कहा जाता है। शेयर इशू करना बहुत ही आसान है। ये मानते हैं कि हर शेयर की कीमत 10 रुपये और क्योंकि 5 करोड़ रुपए के शेयर कैपिटल है तो 50 लाख रुपए होंगे और शेयर की कीमत 10 रुपये होगी। यहां पर ये जो शेयर की कीमत 10 रुपये है उसे शेयर का फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू जरूरी नहीं कि 10 रुपये का हो, कम या ज्यादा भी हो सकता है। अगर फेस वैल्यू 5 रुपए का होगा तो शेयर की संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। जो 50 लाख शेयर्स इशू किए गए उसे कंपनी के ऑथोराइज शेयर्स कहते हैं। इनमें से कुछ हिस्से 3 प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर में बांटा जाता है और साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ शेयर्स कंपनी के पास भी रखे जाते हैं। अब मान ले कि प्रमोटर को 40% शेयर्स मिले और दोनों एंजल इन्वेस्टर को 5-5% कंपनी के पास 50% शेयर रखे गए।
जो शेयर्स प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर को मिले इसे इश्यूड शेयर कहते हैं। प्रमोटर की हालत अब पहले से काफी अलग है, कारोबार में लगातार कमाई हो रही है, इसीलिए प्रमोटर उन इन्वेस्टर के पास जा सकता है जो नए बिजनेस के पैसे लगाते हैं। मान ले कि उनमें से एक ऐसा इन्वेस्टर से बात हुई जिसने कंपनी में 14% हिस्सेदारी के बदले 7 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। ऐसे इन्वेस्टर जो कारोबार के शुरुआती सालों में यानी फेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है, यानी वीसी कहा जाता है। कंपनी को जो पैसा इन फेज में मिलता है उस सीरीज ए फंडिंग कहा जाता है। याद रखिए कि बचे हुए 36% शेयर अभी भी कंपनी के पास है, क्योंकि शुरुआती दौर में एंजल इन्वेस्टर 5-5% शेयर इशू किए गए थे और अब प्रमोटर के पास 40% शेयर बचा है और अब 14% जो शेयर है वीसी को दिया गया है। इस हिसाब से प्रमोटर के पास अभी 36% शेयर्स बचा हुआ है, यानी कि जो अभी इशू नहीं किया गया। अब कारोबार में वीसी का पैसा आने के बाद एक नई चीज हो रही है। वीसी ने अपने 14% हिस्सेदारों या शेयर के लिए 7 करोड़ रुपए देकर पूरी कंपनी को 50 करोड़ का वैल्यूएशन दे दिया है। शुरुआती 5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन से ये 10 गुना ज्यादा है। एक अच्छे बिजनेस प्लान और अच्छी आमदनी का ज्यादा फायदा कारोबार को ऐसे ही मिलता है। कारोबार इस तरह से ही बड़ा होता है। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने के साथ शुरुआती निवेशकों के निवेश पर भी असर पड़ता है, जो आप नीचे इसमें देख सकते हैं स्लाइड्स में। तीन साल और बीत गए, कंपनी सफलता के नए आयाम छू रही है। इसी पड़ाव पर कंपनी तय करती है कि 3 और शहरों में रिटेल स्टोर शुरू किया जाए। मैनेजमेंट को लगता है कि इस काम के लिए 40 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी इस जरूरत को पूरा कैसे करेगी। कंपनी के सामने इस पूंजी को जोड़ने के लिए कुछ ऑप्शंस यानी विकल्प हैं। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो मुनाफा कमाया उसे पैसे को कैपेक्स की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसी रास्ते को इंटरनल एक्रूअल्स से पैसा जुटाना कहा जाता है। कंपनी किसी दूसरे वीसी के पास जा सकती है, फंडिंग मांग सकती है, इसीलिए उसे शेयर देना होंगे। इसे सीरीज बी फंडिंग कहते हैं। कंपनी किसी बैंक के पास जाकर कर्ज मांग सकती है। चूंकि कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है, इसीलिए कर्ज मिलने में कंपनी को कोई मुश्किल नहीं होगी। कंपनी ने ऊपर के तीनों रास्ते अपनाए। इंटरनल एक्रूअल्स से 15 करोड़ सीरीज बी में 5% इक्विटी देकर 10 करोड़ और एक बैंक से 15 करोड़ कर्ज लिया। ध्यान दीजिए कि 5% इक्विटी के बदले 10 करोड़ मिलने से कंपनी का वैल्यूएशन पूरे 200 करोड़ रुपए हो जाता है। हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन आप ये एग्जांपल समझ सकते हैं। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन कुछ ऐसी नजर आएगी। आप देखेंगे कि कंपनी ने 31% शेयर अभी किसी शेयर होल्डर को अलाउड नहीं किए। ये इन शेयरों की कीमत 62 करोड़ है। कुछ साल बीतते हैं और कंपनी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। सफलता के साथ ये 8 साल पुरानी 200 करोड़ की कंपनी उत्साह से भर जाती है। कंपनी अब पूरे देश में अपना कारोबार फैलाना चाहती है। इस नए काम के लिए कंपनी को 60 करोड़ रुपए कैपेक्स की जरूरत दिखती है। कंपनी कर्ज नहीं लेना चाहती क्योंकि ब्याज अदा करने से उसका मुनाफा घटेगा। कंपनी वीसी को कुछ और शेयर देकर सीरीज सी फंडिंग लेना चाहती है। वो किसी नॉर्मल या आम वीसी के पास नहीं जा सकती क्योंकि वीसी फंडिंग कुछ करोड़ रुपए की ही मिल पाती है। इसीलिए अब कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। पीई इन्वेस्टर काफी जानकार होते हैं। उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव यानी एक्सपीरियंस होता है।
वो बड़ी रकम निवेश करते हैं और साथ ही कंपनी के बोर्ड पर अपने लोग भी बिठा देते हैं, जिससे कंपनी एक सही डायरेक्शन में या दिशा में आगे बढ़े। मान लीजिए कि 15% हिस्सा लेते हैं और उसके लिए 60 करोड़ रुपए देते हैं। इसी तरह से अब कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। अब कंपनी की शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं। याद रखिए कि कंपनी ने अभी भी 16% हिस्सा ऐसा रखा है जो किसी एक को अलाउड नहीं किया। इसकी कीमत 64 करोड़ रुपए है। आमतौर पर जब एक पीई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वह कैपेक्स की बड़ी जरूरत के लिए रकम देता है। पीई कभी भी बिजनेस की शुरुआती दौर में पैसा नहीं लगाता, बल्कि वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाता है जो कुछ साल से काम कर रही है और जिनको आमदनी हो रही है। पीई से पैसा लेना और उस पैसे को कैपेक्स में डालना एक लंबे समय का काम है और इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।